हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपने पहले वाली क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने चैप्टर शुरू किया था, जिसमें कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देयर आर द टू बेसिस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। नंबर फर्स्ट है ए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, and B is the super profit। इन दो आधारों पर हम गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बात अपनी चल रही थी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अगर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ हो कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इतना है, तो किस तरह उनको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह उनको डिटरमाइन करते हैं, किस प्रकार उनकी गणना कर सकते हैं। तो हमारी यही चल रहा था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना। मैं हल्का सा वापस आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि मान लीजिए कि अपनी चल रहा था कि 3 वर्षों की सूचनाएं दी हुई है। मान लीजिए 2017, 2018 और 2019। मान लीजिए ये 3 वर्षों की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट एज गिवन, ये तीनों सालों के दिए हुए होंगे। इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंसिव, इनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे और लेस करेंगे एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम को यहाँ पर लेस करेंगे, यहाँ पर इनको प्लस करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे और लेस करेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर कोई हो तो उसको भी लेस करेंगे। यहां ये एडजस्टमेंट होने के बाद में अब ले लेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसा भी हो सकता है, सिंपल और वेटेड। अगर ये प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो हम इनको वेट देंगे 1, 2 और 3 और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को में इसको डिवाइड करेंगे 1 और 2 3 और 3 6 से। ये होता है वेटेड एवरेज। और सिंपल एवरेज में तीनों को जोड़ के और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे कि वेदर यू टेक सिंपल और एवरेज, वैसे ऐसा लेना चाहिए कि जब लगातार बढ़ते हैं तो वेटेड एवरेज और नॉर्मल है तो सिंपल एवरेज। अगर क्वेश्चन में कुछ कहा हुआ होता है कि वेटेड एवरेज लेना है या सिंपल एवरेज, तो फिर वो करना है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से करेंगे तो फिर अगर लगातार लाभ बढ़ रहे हैं तो आपको वेटेड एवरेज ही लेना है और नहीं तो सिंपल एवरेज। तो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसमें कुछ, अब ये जो क्वेश्चन फैला हुआ था इतना, अब वो सिंपल एक लाइन में हो गया है। अब सिर्फ यही आएगा एवरेज प्रॉफिट, इन तीनों को जोड़ के सब हो गया, ये आ गया। अब देखिए इसमें और क्या एडजस्टमेंट आपको करने हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट करने हैं, लेस करेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स, स्वामियों का पारिश्रमिक। क्योंकि अब हम किस ओर जा रहे हैं, हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जानना चाहते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरा बिजनेस है और आप खरीदार हैं, है ना। तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि जब मैं ये बिजनेस खरीदूंगा तब मेरे को कितना प्रॉफिट इससे रहने वाला है। तो उसके लिए मान लीजिए आप कहेंगे भाई अगर ये तो एवरेज प्रॉफिट ये है, अगर कोई स्वामी पारिश्रमिक भी ले खुद, रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर, मान लीजिए कि वो खुद अपना पारिश्रमिक एक नॉमिनल अमाउंट जो होता है कि मान लीजिए कंपनी से उठाता है कि 10,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना वो पारिश्रमिक ले, तो फिर कितना लाभ रहेगा। तो वो रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर्स होगा, उसको लेस कर देंगे। उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें फिर लेस करेंगे भविष्य में होने वाले खर्चे या न होने वाली आय। भविष्य में होने वाले खर्चे ऑब्लिक न होने वाली आय, इनकम, उसको भी लेस करेंगे। भविष्य में होने वाले खर्चे या न होने वाले, ये दोनों एक ही नेचर की चीज है।
मतलब भविष्य में होने वाले खर्चे का मतलब क्या है? अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस व्यापार को खरीदेगा तो उसको भविष्य, मान लीजिए अभी तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है, जब कोई दूसरा व्यापार करेगा तो भविष्य में खर्चे होंगे तो उससे लाभ कम होगा, या भविष्य में वो आय नहीं होगी, अभी तो हो रही है इसको, तो आगे से जो खरीदार है उसको नहीं होंगी, वो आय नहीं होगी, तो फिर उस आय को एक ही नेचर की चीज है ये कि भविष्य में होने वाले खर्चे और न होने वाली आय, अगर ऐसी कोई है तो उसमें से प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और इसका जस्ट अपोजिट जो है उसको ऐड कर देंगे। ऐड भविष्य में होने वाली आय और न होने वाले खर्चे। भविष्य में होने वाली आय ऑब्लिक न होने वाले खर्चे, इससे क्या होगा? बचत हो जाएगी। अगर भविष्य में मान लीजिए जो अभी तो इस बिजनेसमैन को तो आय नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में आय होने लगेगी तो लाभ बढ़ेगा, तो ऐड करेंगे, यहां पर इसको लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे। भविष्य में होने वाली आय या न होने वाले खर्चे। न होने वाले खर्चे, अगर खर्चे भविष्य में जो नहीं होंगे, जो अभी तो हो रहे हैं और आगे नहीं होंगे तो लाभ बढ़ेगा, तो उसको ऐड करेंगे। और मान लीजिए रिवैल्यूएशन हुआ है संपत्तियों का एक दूसरे थोड़े दिन बाद में, तो रिवैल्यूएशन पर जो डेप्रिसिएशन बढ़ा है कि घटा है, उस डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ऐड या लेस डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा तो लेस होगा, और अगर कम होगा मतलब रिवैल्यूएशन में संपत्ति कम की हो गई तो वो डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा। तो ये इतना एडजस्टमेंट होने के बाद में यहाँ पर जो आएगा वो होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जिसके बारे में हम गणना कर रहे हैं। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं उनमें से कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो फिगर निकल कर आएगी वो होगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमें यही जानना है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दो आधार होते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के आधार पर या तो गुडविल का मूल्यांकन होता है, या सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन होता है। मैं ये पूरी बात जो नोट्स हैं वो लिखे हुए, उनको मैं आपको उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा। ये नोट्स जो मैंने आपको यहाँ पर जो ये पूरा समझाया है उसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उसमें से देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना भी आपने की, और अब आता है बी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, अभी तक गुडविल का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ हम ये जान रहे हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो जैसे अभी तक आपने कैलकुलेट किया वही आएगा सेम। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है? इसी तरह का बिजनेस करने वाले लोग कितना परसेंट लाभ कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 15% इज द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि अगर किसी ने बिजनेस में इसी तरह का जो बिजनेस करने वाले हैं 1 लाख रुपए लगा रखा है तो उसका 15,000 रुपए लाभ उसका पूरा साल में 15%, तो वो सामान्य लाभ। मान लीजिए ये अधिलाभ कैसे डिसाइड होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा रखा है, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखा है, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आया वो निकल कर आया 1,60,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 1,60,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी आपने 10 लाख रुपए लगा रखा है, 10 लाख का 15% मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में दी हुई होगी। 10 लाख का 15% कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। तो ये 1,50,000 रुपए सामान्य लाभ। जो इसी तरह का और लोग बिजनेस करते हैं उनको 10 लाख पर 1,50,000 रुपए लाभ होता है, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होंगे, इसलिए आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 रुपए आया। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? 10,000। ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, क्योंकि ये आपने अपने सक्षमता से, अपनी कोई काबिलियत, विशेष काबिलियत से कमाया है। क्योंकि इसी तरह का काम करने वाले जो मार्केट में है वो नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न उसका
10% है तो आपने 10 लाख रुपए लगा रखा, 10% के हिसाब से 1.5 लाख रुपया होता है। तो ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, तो ये सुपर प्रॉफिट इस तरह। लेकिन ये तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया है कि कैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हम बात चल रही है सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपकी बात हो चुकी। और अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए लिखेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय, इधर लिख देता हूं, उधर शो नहीं हो पाएगा शायद कैमरे में, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से आपके सामान्य लाभ निकल कर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया 10 लाख रुपए आपने कैपिटल लगा रखी है, 10 लाख नॉर्मल रेट 15%, 15/100 तो नॉर्मल रेट 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका नॉर्मल रेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब फिर एक चीज से एक चीज निकल कर आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो पता है, क्वेश्चन में दी हुई होगी, निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विनियोजित पूंजी। कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड। कुल संपत्तियां, टोटल एसेट्स, जो एसेट्स होंगी वो सब आ जाएंगी। इसमें बाहरी विनियोगों व कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर, मतलब व्यापार के बाहर जो विनियोग है उनको, और कृत्रिम संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। आप सभी जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स खर्चे होते हैं जिनको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज नहीं कर पाए, इसलिए उनको संपत्तियों के रूप में, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस के होते हैं, उनको संपत्ति के रूप में लिखा हुआ होता है। तो उनको छोड़कर बाकी सब संपत्तियों का मूल्य ले लेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, टोटल एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू ले लेंगे, इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज। कौन सी, आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज बाहरी दायित्व, जो कि व्यापार के बाहर किसी को, लोगों को चुकाना है, वो सभी दायित्व यहां पर लेस कर देंगे। जो यहां पर फिगर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अंतिम विनियोजित पूंजी। इस टोटल एसेट्स में से बाहरी विनियोगों, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर सारी एसेट्स ले लेते हैं, उनमें से बाहरी दायित्वों को घटाने के बाद में जो अमाउंट आता है वो आता है अंतिम विनियोजित पूंजी, उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में कई बार प्रश्न आपको यूं कह देता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लो, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से मत करो। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है तो इसमें चालू वर्ष के लाभ का आधा भाग घटा देते हैं, लेस कर देते हैं इसमें से 1/2 ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर्स के प्रॉफिट का आधा भाग अगर हम इसमें से लेस कर देते हैं, चालू वर्ष के लाभ का आधा भाग, तो वो आ जाती है औसत विनियोजित पूंजी। ये तो आगे अंतिम विनियोजित पूंजी, और अब जो आई वो कहेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी। तो इससे आपके
किस तरह एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होंगे उसके बारे में बात हुई। थैंक यू।